नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही दिनों के बाद हमारी जो है क्लास आई है, हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो हमारी कक्षाएं चल रही है उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक 9 भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के तहत पहले वीडियो में हमने बात की थी मापन के बारे में, दूसरे वीडियो में हमने बात की थी आंकलन के बारे में, और ये आज जो इसका पार्ट 3 रहने वाला है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यहाँ से अब तक पूछे गए प्रश्नों की संख्या है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान में अब तक 19 प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी शिक्षण वीडियो के अंतर्गत 50 प्रश्न, संस्कृत शिक्षण वीडियो से 42, गणित शिक्षण वीडियो में 14 प्रश्न, विज्ञान में 8, पर्यावरण में 4 और सामाजिक में 10, कुल मिलाकर 147 प्रश्न जो हैं अब तक रीट 2000 यूँ कह सकते हैं रीट आरटेट 2011 से लगाकर थर्ड ग्रेड 2022 तक जो है प्रश्न पूछे गए हैं, 147 प्रश्न। अब चूंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने आपको ये कंप्लीट एक व्यवस्थित चरण के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया था। सबसे पहले हमने मापन के सारी प्रश्न और उसकी थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद में हमने आकलन पढ़ा था। आज की क्लास में हम मूल्यांकन पढ़ेंगे। मूल्यांकन के अब कितने पार्ट और बनेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो मूल्यांकन की आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है, मूल्यांकन की परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अब तक पूछी गई हैं और संभावित परिभाषाएं, उसके अलावा मूल्यांकन की विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व। इन 4 बिंदुओं पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। आज की क्लास में भी कम से कम 20-25 जो है अपने पीवाईक्यू है उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता चलेगा कि कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार हैं रीट परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी रिपीट होते हैं हूबहू। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी उसके अंतर्गत हम मूल्यांकन के चरण पढ़ेंगे, जो कि मानक जो ऑथेंटिक चरण है, जो गणित शिक्षण वीडियो के अंतर्गत पूछे गए हैं चरण, उन चरणों के बारे में हम बात करेंगे। ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, क्योंकि देखिए जब मैंने आपका जो टॉपिक नंबर 2 था भाषा शिक्षण के उपागम जब पढ़ाया था तो कई छात्रों ने बताया था कि मूल्यांकन उपागम जो है ब्लूम का, नहीं ब्लूम उपागम, इसके बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो मैं आपको वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ब्लूम का जो उपागम है वो भाषा संबंधित नहीं है, वो मूल्यांकन से संबंधित है, इसलिए इसका नाम है ब्लूम का मूल्यांकन उपागम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा मूल्यांकन के जो 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों के बारे में बात करेंगे। तो अगली वीडियो में हम ये तीनों के बारे में बात करेंगे। और देखिए आप आगे की जो क्लास रहेगी उसमें देखिए आप मूल्यांकन के पक्ष, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे आंतरिक मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन और मानदंड आधारित मूल्यांकन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके अलावा देखिए आप पाठांतर्गत मूल्यांकन, यानी पाठ के अंतर्गत जो मूल्यांकन होता है वो, पाठोपरांत यानी पाठ के बाद में जो मूल्यांकन होता है वो, उसके अलावा आधार रेखा, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है मूल्यांकन के अंतर्गत भी आते हैं, आकलन के अंतर्गत भी आते हैं। इनको आकलन के रूप में भी पढ़ाया जाता है, मूल्यांकन के रूप में भी पढ़ाया जाता है। कंटेंट सेम है, इसलिए यहाँ पर केवल हम शॉर्ट नाम के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा जो है इसके बारे में जानकारी पिछली क्लास में हमने आकलन में इसके बारे में बात कर ली थी। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे मूल्यांकन की तकनीकी व साधन, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रमाणीकृत व अप्रमाणीकृत मूल्यांकन, परिमाणात्मक व गुणात्मक मूल्यांकन, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक मूल्यांकन। अंत में हम बात करेंगे मूल्यांकन के उपकरण, जिसको कई बार जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि मूल्यांकन आकलन शब्द जो है समानांतर यूज कर लिया जाता है परीक्षा जो आपके पेपर बनता है उसमें। तो मूल्यांकन के उपकरण कहो चाहे आकलन के उपकरण कहो, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे चेकलिस्ट, आपकी जो जिस चेकलिस्ट हो गई आपकी, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अगर आपको ये हमारा प्रयास, क्योंकि देखिए इसमें क्लास लाने में कभी कभी जो है एक दिन का गैप हो जाता है, उसकी वजह यह है कि हमें जो है कंटेंट कई सारे स्रोतों से और कई जगह से, आप देखिए अब हमने जो पीवाईक्यू शामिल किया वो इसमें देखिए इतनी विषय के जो पीवाईक्यू हैं उनको हमें यहाँ पर बिंदुवार कहाँ क्या शामिल हो रहा है उस हिसाब से हमको शामिल करके आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आप जो है अपने सभी साथियों के साथ इन क्लास को शेयर कीजिएगा, हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट इसी प्रकार का लेकर आएंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको करवा रहे हैं और हमारी क्लासेस लेने के बाद और किसी की क्लासेस लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा। और टॉपर्स की और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करने वाले स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो सारा कंटेंट एक जगह पर पढ़े, एक व्यवस्थित तरीके से पढ़े। मैंने आपको बताया मैं सभी विषय की शिक्षण विद्या करवाऊंगा। उसके अलावा एनईपी 2020 के बारे में मैं जल्द ही एक जो है प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा और उसमें बेहद ही शानदार तरीके से। उसके बाद आपको देखिए, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या रहता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम शामिल करते हैं, थ्योरी भी कराएंगे, उसके बाद आपको फ्री टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध करवाएंगे, ताकि कंप्लीट 100% जो कवर रहने वाली अपनी क्लास रहती है, जिसमें आप 100% कवर कर लोगे। बाल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, व्यवस्थित आपको लगेगा
क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे कई सारे जो हैं यूट्यूबर्स अभी पढ़ा रहे हैं, और कोई आधा अधूरा पढ़ा रहा है, कोई 60% कंटेंट दे रहा है, कोई 70% कंटेंट दे रहा है, और कोई तो ऐसा पढ़ा रहा है जो अपने कंटेंट अपने पाठ्यक्रम में ही नहीं वो चीज़ें भी पढ़ा रहा है। तो अनावश्यक हमें नहीं पढ़ना है, एक रणनीति के साथ बेहद ही शानदार कंटेंट को क्रमबद्ध तरीके से हमें पढ़ना है। तो देखिए, मापन के बारे में हमने पहली क्लास में चर्चा की, आंकलन के बारे में हमने दूसरी क्लास में चर्चा की, आज का जो अपना पार्ट 3 उसके अंतर्गत मूल्यांकन में, और संभवतः पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है रविवार तक ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कल और परसों तक। तो मूल्यांकन अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक, उपचारात्मक परीक्षण, सतत में व्यापक मूल्यांकन, ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो हम करवा देंगे। वहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी, और उसके बाद आपको किसी भी विषय के अंतर्गत वो टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मापन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मापन क्या है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करता है, यह एक परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रक्रिया है, और मापन के अंतर्गत एक परिणाम या संख्या का आकलन किया मतलब को मापा जाता है। आकलन के अंतर्गत क्या होता है, सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। क्या होता है, आकलन के अंतर्गत सूचनाओं का या जानकारी का को एकत्र किया जाता है, और मूल्यांकन में उसके ऊपर क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो मूल्यांकन क्या है, देखिए आप, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। आप जैसे जैसे परिभाषाओं को देखेंगे, अर्थ के बारे में, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध किसके साथ होता है, उद्देश्यों से। और उद्देश्य भी कौन से उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्यों से। शैक्षिक उद्देश्यों से मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रीट 2017 लेवल 2 साइंस मैथ्स के अंतर्गत जो आपके विज्ञान है उसकी शिक्षण वीडियो में यह प्रश्न पूछा गया है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो आपको यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, कहलाती है मापन, आकलन, मूल्यांकन। तो क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। यानी किस सीमा तक बालक ने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, शैक्षिक उद्देश्यों को किस प्रकार तक प्राप्त किया है, ये जो है आपके शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, यही आपका मूल्यांकन है। ठीक है, ज्ञान किस सीमा तक ग्रहण किया है वो आपके उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है ये आपके मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, अब यहाँ पर हम देखेंगे मूल्यांकन का क्या अर्थ है। मूल्यांकन का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो मूल्य प्लस अंकन, यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि आपको देखने को मिल रही है। मूल्य प्लस अंकन यानी मूल्य का अंकन या निर्धारण, अंकन का अर्थ होता है निर्धारण, तो मूल्यों का अंकन या मूल्यों का निर्धारण जो होता है वही मूल्यांकन है। मूल्यांकन के लिए यहाँ पर 3 समीकरण लिखे गए हैं। मूल्यांकन होता है आपके मापन प्लस आकलन, इसलिए हमने पहले मापन पढ़ाया था आपको और फिर आपको आकलन पढ़ाया था। यानी मापन और आकलन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका क्या बनता है, मूल्यांकन बनता है। मूल्यांकन का अर्थ है, मापन का तो हो गया, ये देखिए यहाँ पर मापन, और आकलन के अंतर्गत आपने देखा है कि मूल्य निर्धारण। अब आकलन की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, मूल्य निर्धारण। यानी कि मापन करने के बाद अगर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाए तो वह आपके क्या बन जाता है, मूल्यांकन बन जाता है। रीट 2022 लेवल 2 SST की शिक्षण वीडियो में पूछा गया है। मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, इसलिए मूल्यांकन बराबर मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। ये आपके 3rd ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी के अंतर्गत इक्वेशन पूरा ऐसा नहीं पूछा गया है, विशेषताओं के बारे में पूछा गया था कि मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, और वहां पर 3 ऑप्शन जो सही थे कि मूल्यांकन की विशेषता है वो उसमें था आपके मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। तो मूल्यांकन जो है मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। अगर मापन की बात किया जाए तो मापन जो है वो केवल मात्रात्मक होता है। अब देखिए आगे, मूल्यांकन की परिभाषा है। मूल्यांकन की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें देखिए आप, पहली परिभाषा है माइकेलिस की परिभाषा। माइकेलिस ने परिभाषा दी है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। जो कि आपने ऊपर देखिए मूल्यांकन की जो मेन परिभाषा है कि शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं, उद्देश्य भी यहाँ पर कौन से होंगे, शैक्षिक उद्देश्य। इन शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है इसका निर्णय करने की प्रक्रिया ही आपके क्या है, मूल्यांकन है। ये परिभाषा किसने दी थी, माइकेलिस ने। रीट 2022 लेवल 1 भाषा 1 में पूछी गई है। यानी कि मूल्यांकन की परिभाषाओं से लेकर भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए आप, रेमर्स एवं गेज के अनुसार ये परिभाषा 2 बार पूछी गई है, रीट 2022 लेवल 1 भाषा 1 में और लेवल 2 भाषा 2 में। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि बौद्धिक। मतलब न कि बौद्धिक यानी केवल ज्ञानात्मक नहीं, व्यक्तित्व के सभी पक्ष। समस्त व्यक्तित्व का मतलब हो गया आपके ज्ञानात्मक पक्ष भी हो गया, भावात्मक पक्ष भी हो गया और क्रियात्मक पक्ष भी हो गया। इन तीनों पक्षों पर बात करता है मूल्यांकन। इसीलिए मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, व्यापक होती है। इस समस्त व्यक्तित्व यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर बात करता है। ऐसा नहीं है कि केवल बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब होता है ज्ञानात्मक, जो कि आपके किसके अंतर्गत होता है, मापन के अंतर्गत होता है। ये बात आपको समझनी है यहाँ से, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन परिभाषाओं से कहीं ना कहीं आपको मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में भी पता चल रहा है। अगली है टारगर्सन तथा एडम्स के अनुसार मूल्यांकन से तात्पर्य किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। किसी वस्तु या प्रक्रिया का क्या करना है? मूल्य निश्चित करना है। इसमें देखिए आप, मूल्य का निर्धारण करना है, मूल्य निश्चित करना है, ऐसा कहा है टारगर्सन तथा एडम्स ने, जो कि आपके रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 4 के अंतर्गत पूछी गई है कि ये परिभाषा किसने दी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके आगे आने वाली परीक्षा में भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आपके जो ऑथेंटिक सोर्स जहां से ये परिभाषाएं पहले भी पूछी गई हैं वहां पर और कौन कौन सी परिभाषा दे रखी है उसके बारे में हम बात करेंगे। दांडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा क्या कहती है कि मूल्यांकन ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है। देखिए, मूल्यांकन की ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को, देखिए किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये आपके परिभाषा किसने दी है? दांडेकर ने दी है। आपको यहाँ पर याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे बालक ने कोई गलती कर दी है तो उससे प्रश्न पूछा जाता है डंडा दिखाकर। क्या दिखाकर? डंडा दिखाकर प्रश्न पूछा जाता है कि आपने किस सीमा तक गलती की है और किन गलतियों को आपने किया है, मतलब किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यहाँ पर मैं गलती के रूप में आपको बता रहा हूँ कि किस, मतलब बच्चे से जब डंडा दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये काम किसने किया और किन के लिए किया, या किसी भी प्रकार से आप इसको कनेक्ट करके जो है याद रख सकते हो। दांडेकर जो है पूछ रहा है कि बालक ने जो है किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है और आपको बताना है आप उस डंडे को देखकर क्या कर रहे हो, डर रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो है ट्रिक है यहाँ पर याद रखने की। नेक्स्ट देखिए आप, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है, जो कि आपके डीएस दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी जो है उनके द्वारा जो है यहाँ पर परिभाषा दी गई है। और कोठारी आयोग जो है 1964 से 66, ये आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होगी? सतत प्रक्रिया हो गई, सतत निरंतर प्रक्रिया हो गई। और यह शिक्षा क्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। इसका संबंध किससे है? शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और शिक्षा क्रम का एक महत्वपूर्ण भाग यानी एक अभिन्न अंग है। इसका शैक्षिक उद्देश्यों से एक घनिष्ठ संबंध है। यह आपको परिभाषा किसने दी है? कोठारी आयोग ने। एडम्स की हमने पहले ही यहाँ पर देखिए टारगर्सन के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था। टारगर्सन तथा एडम्स के अनुसार मूल्य निश्चित करना, अलग से एडम्स की पूछा जाए तो वो भी आपकी क्या है? मूल्य निश्चित करना जो है वो एडम्स की हो जाएगी। आगे आप देखिए, राइट स्टोन जो है, उन्होंने, स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, कंकड़ या पत्थर, तो इन्होंने बहुत बड़ी परिभाषा दे दी। देखिए यहाँ पर आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हो। यहाँ पर कम से कम 5 से 6 लाइन की जो परिभाषा है कि मूल्यांकन में व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों तथा शिक्षा कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें केवल विषय का मूल्यांकन ही नहीं, वरन रुचियों, आदर्शों, प्रवृत्तियों, चिंतन विधियों, व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन योग्यताओं का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। यानी कि एक स्टोन जो है, राइट स्टोन, इसने बहुत ही बड़ी परिभाषा दी है। स्टोन यानी पत्थर, एक पहाड़ की तरह आपको जो है एक परिभाषा दी है। ये किसने दी है आपको? राइट स्टोन ने दी है। इन्होंने कई सारे पक्षों के बारे में यहाँ पर बात कर ली है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है परिभाषा 10 है, तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये सारी परिभाषाएं क्यों लिखवाई, लेकिन 5 या 6 परिभाषाएं तो ऐसी है जो परीक्षा में पूछी गई है। और 5 और 6 परिभाषाएं आप एक बार देख कर जाएंगे तो आपको परीक्षा में क्या होगा, आसानी से आप 2 ऑप्शंस में से एक आपको सिलेक्ट करना होगा, तो अब आपके लिए सुविधा रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर कंटेंट दिया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको 360 डिग्री यानी जो कॉमन टॉपिक है उनको 360 डिग्री कवर कराएं। किसी भी विषय में अगर पूछ लिया जाए तो आपके गलत ना हो। विद्यालय में बालकों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों के संबंध में प्रदत्तों सूचनाओं एवं परिवर्तनों के संबंध में देखिए यहाँ पर प्रदत्तों सूचनाओं, आंकड़ों यानी डाटाज जो होते हैं, डाटा आंकड़े जो होते हैं, उनका संकलन करना तथा उनका यूँ कह सकते हैं उनकी व्याख्या करना। यहाँ पर देखिए छूट गया है, यहाँ पर उनकी व्याख्या करना ही क्या है? मूल्यांकन है। यानी ये जो डाटा जो है, प्रदत्त आंकड़े जो हैं उनको संकलित करना और उन संकलित किए हुए आंकड़ों की क्या करना? व्याख्या करना। क्लीवेन तथा हन्ना ने ये परिभाषा दी है। अगली परिभाषा है जेरोली मेक की। मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। पूर्व निर्धारित जहां शब्द दिख जाए आपको ये ध्यान रखना है, वो किसने दी है? जेरोली मेक ने दी है। यानी कि जेरोली मेक ने जो है पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यहाँ पर याद रखने की तरीका, आपको एक हल्की सी ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। जेरोली मेक से आपको याद रखना है जीरा। आप सब्जी बना रहे हैं तो मेहमान को जब, या आप भोजन करने बैठते हो उससे पूर्व ही आपको क्या करना है कि जीरा कितना डालना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए क्या है, जेरोली मेक जो है
इसने इसकी परिभाषा में ये कीवर्ड है पूर्व निर्धारित। ये आप ध्यान रखें, कनेक्ट करके ही आप याद रख पाएंगे। और बाकी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप कनेक्ट करें, लेकिन आप जो है इनको याद अवश्य रखें, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछी जाने की इसकी सर्वाधिक संभावना है। वेस्टर तथा कोर्टराइट के अनुसार क्या है, देखिए, मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा निश्चित समय में शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की, देखिए शिक्षण के उद्देश्य हर जगह आ रहे हैं, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ये परिभाषा आपके दी थी किसने, वेस्ले तथा कोर्ट राइट ने, यानी कार्ट राइट जो है वेस्ले तथा इन्होंने जो है मूल्यांकन की परिभाषा दी है। अब यहाँ पर आपकी मूल्यांकन की परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा समाप्त होती हैं। इसके अलावा भी आपको कहीं आपको अगर देखने को मिले तो आप मुफात की जो परिभाषा है, एमपी मुफात, उसकी परिभाषा है, और उसके अलावा एक एनसीईआरटी की परिभाषा है। ये परिभाषा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आ जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 10 इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में बताया है, जो कि आपको निश्चित तौर पर नोट डाउन भी करनी है और याद भी रखनी है। अब देखिए, जहां से प्रश्न सर्वाधिक पूछे गए वो है आपकी मूल्यांकन की विशेषताएं और मूल्यांकन का महत्व एवं उद्देश्य। तो अब हम बात करने वाले हैं, देखिए, मूल्यांकन की विशेषताओं को लेकर। मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं, तो आदि विशेषताएं तो जो है आपने यहाँ पर देखा था परिभाषा है, उस परिभाषाओं के अंतर्गत ही आदि विशेषताएं कवर हो गई थी। पहली विशेषता है, देखिए, मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध है किससे है, शैक्षिक उद्देश्यों से। कि किन मूल्यांकन वास्तविक रूप से किसका किया जाता है, कि आपने क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं, क्या शैक्षिक उद्देश्य हैं, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई है। यानी कि उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है, मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। और वो उद्देश्य कैसे होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य। इसी वजह से शैक्षिक उद्देश्यों से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। अगला है, देखिए, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, जो कि कोठारी आयोग की परिभाषा में कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है और इसका शैक्षिक उद्देश्यों से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। अब सतत प्रक्रिया यानी वर्ष भर चलती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने आधार रेखा आकलन या मूल्यांकन पढ़ा था, वो आपके सत्र के शुरुआत में या सत्र के प्रारंभ में होता है। उसके बाद संरचनात्मक या रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव कहते हैं उसको, वो आपके पूरे वर्ष पर्यंत चलता रहता है। और एक आपका होता है योगात्मक मूल्यांकन, जो वर्ष के अंत में होता है। और निदानात्मक मूल्यांकन कब होता है, जब उसमें सुधार की आवश्यकता होती है, पुनः मूल्यांकन या आकलन की आवश्यकता होती है, तब आपका निदानात्मक मूल्यांकन या आकलन होता है। मूल्यांकन बहुमुखी प्रक्रिया है। यह प्रश्न जो है थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी में एक निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं और विशेषता नहीं है वाला प्रश्न था, उसके अंतर्गत कौन सी विशेषताएं हैं, तो मूल्यांकन एक बहुमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन का कई पक्षों से संबंध रहता है। ज्ञानात्मक पक्ष से भी रहता है, भावात्मक पक्ष से भी रहता है और क्रियात्मक पक्ष से भी रहता है। इसीलिए मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों से, व्यवहार के जो तीनों पक्ष होते हैं या व्यक्तित्व के तीनों पक्ष होते हैं, उनसे इसका विशेष संबंध होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। यह आपके रीट 2017 लेवल 1 में और थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी में पूछा गया है। विस्तृत, व्यापक, बहुमुखी क्यों है, क्योंकि व्यवहार के सभी पक्षों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। और वो उद्देश्य कैसे होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, जो कि आपने कोठारी आयोग की परिभाषा में भी पढ़ा है और ऊपर भी यहाँ पर पढ़ा है कि मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। रीट 2015 लेवल 1 गणित में पूछा गया है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, तो किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। और वो उद्देश्य भी कैसे होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्यों नहीं, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया से अगर मूल्यांकन को अलग जो है कर दिया जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में किन उद्देश्यों को प्राप्त किया इसका निर्धारण नहीं किया जा सकेगा। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया से अलग किया ही नहीं जा सकता है मूल्यांकन को। यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध है। इसके अलावा मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। व्यवहारिकता, मतलब कई सारे बिंदु हैं, उनके बारे में हम वहां पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैंने आपको बताया, क्योंकि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता जब हम पढ़ेंगे, वो अच्छे मूल्यांकन की भी विशेषता है, वो एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की भी विशेषता है। जो एक टेस्ट बनता है, एक पेपर बनता है, उसकी भी विशेषताएं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। मतलब इन सभी बिंदुओं के बारे में हम उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। मूल्यांकन की, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ भी मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा है, क्योंकि 3 से 4 बार ऐसे प्रश्न पूछे गए, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है। रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में ये प्रश्न पूछे गए। इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। यानी कि मूल्यांकन जो लिया जाता है
तो उसके द्वारा क्या होता है, निदान यानी कि कमी की पहचान करना, और उपचार यानी होता है कमी को दूर करना। निदानात्मक तो ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, और उपचारात्मक क्या होता है, शिक्षण होता है। यानी निदानात्मक परीक्षण यानी इसमें तो कमजोरी का पता लगाया जाता है, टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें कमजोरी को दूर किया जाता है। इसमें रिमीडिएशल जो टीचिंग होती है वो टीचिंग यानी शिक्षण करवाया जाता है। यह आपके रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अब तीनों को एक साथ मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है मूल्यांकन की विशेषता है और नहीं है वाले प्रश्न में पूछा गया है। मूल्यांकन सामाजिक व सहकारी प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन सभी के लिए लागू होता है, सभी के लिए एक समान रूप से मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है एक सहकारी प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ की जाती है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। निर्णयात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्य का निर्धारण होता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्य का निर्धारण होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, निर्धारण यानी निर्णय लिया जाता है मूल्य के बारे में। तो यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। तो ये आपके महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने देखी। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन का उद्देश्य और महत्व क्या है। शैक्षणिक प्रक्रिया में सुधार लाना। मूल्यांकन का उद्देश्य यह है कि कमी का पता लगाना ही मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, कमी को दूर करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य, यानी कि निदान भी होगा। और उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा क्योंकि आगे के आने वाले अपने टॉपिक हैं ये। उपलब्धि परीक्षण होता है सबसे पहले, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण होने के बाद होता है निदानात्मक परीक्षण होता है, और उसके बाद होगा आपके उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक क्या होगा, शिक्षण होगा। अब देखिए आप यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। उपलब्धि परीक्षण में कमजोर बालक का पता लगाया जाता है, किस बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं उसका पता लगाया जाता है। फिर उस बच्चे के जो कम नंबर आ रहे हैं वो किस विषय वस्तु के किस क्षेत्र में आ रहे हैं इसका पता लगाया जाता है आपके निदानात्मक परीक्षण की सहायता से। फिर उस कमी को दूर किया जाता है आपके उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, यानी वापस पढ़ाया जाता है उस बिंदु को, केवल उसी बिंदु को पढ़ाया जाता है जिसमें छात्र कमजोर होते हैं, पूरा पाठ्यक्रम नहीं करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, मैं आपको ये बिल्कुल जो मैंने पढ़ा है समझा है अब तक, मैं पूरा सार रूप में आपको बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर जब आप रीट का एग्जाम दे के आओगे आपको पता लगेगा कि इन कक्षाओं का कितना महत्व है। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से कह रहा हूँ कि आप साथ के साथ नोट्स बनाइए, ऐसी व्यवस्थित क्लासें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्देशन हेतु। अब मूल्यांकन में क्या होता है, किसी बच्चे का मूल्यांकन आपने भी देखा होगा, कोई बच्चा जो है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में बड़ा होकर जो है वो क्या बनेगा, इसका निर्धारण आप कैसे करते हो। जैसे किसी बच्चे ने ज्ञानात्मक पक्ष में अच्छे नंबर ला रहा है, जैसे गणित विज्ञान में अच्छा नंबर ला रहा है, तो आप उसको कहते हो कि यार ये बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा, हो सकता है ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कोई जो है चित्रकला में अच्छा है, क्रियात्मक पक्ष में अच्छा है, तो आप उसको कहते हैं कि बड़ा होकर पेंटर बनेगा। यानी कि आप उसको व्यवसायिक, एक तो व्यवसायिक यानी कि आप बड़ा होकर ये, मतलब आप बच्चे को कहते हो कि आप बड़ा होकर ये व्यवसाय कर सकते हो या ये व्यवसाय आपको करना चाहिए। दूसरा है शैक्षिक, यानी आपको आगे जो है 10वीं पास करने के बाद जैसे 11वीं 12वीं में आपको क्या सब्जेक्ट लेनी चाहिए, आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसका निर्देशन करोगे। लेकिन इसका निर्देशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस छात्र के मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा, और मूल्य का निर्धारण ही कहलाता है आपके मूल्यांकन। इसलिए आपको पहले मूल्यांकन करोगे, तो मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि आप आगे जाकर उसको क्या कर सकें, व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन दे सकें। कक्षा उन्नति व कक्षा विभाजन में सहायक। मूल्यांकन के अंतर्गत कक्षा उन्नति यानी एक कक्षा को पास करके जैसे चौथी क्लास से आप उसको किस क्लास में भेज रहे हो, 5वीं क्लास में, तो इसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है। दूसरा है देखिए कक्षा विभाजन में, यानी कक्षा में आपको पता लगाना है कि कमजोर छात्र कौन है, बुद्धिमान छात्र कौन है, यानी प्रतिभाशाली छात्र कौन है, और उसी के अनुसार उनको क्या करवाना पड़ता है, शिक्षण करवाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ग्रुप बनाने में आपने देखा होगा वर्कबुक में भी आप जो है मूल्यांकन होता है, आधार रेखा मूल्यांकन होता है, उसके बाद पता लगाया जाता है कि उसको आगे की कक्षा में भेजना है या नहीं भेजना है, पूर्व कक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों को उसने प्राप्त किया है या नहीं किया है। तो और कक्षा विभाजन में भी आपके ये क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु। अब यहाँ पर मैं आपको मूल्यांकन के बारे में बताऊं कि मूल्यांकन में हर प्रकार का सुधार जो है उसकी समीक्षा की जाती है। जैसे आप देखिए शिक्षण वीडियो में कोई सुधार लाना है, शिक्षण वीडियो में कोई सुधार लाना है, तो भी इसके लिए भी आवश्यक है मूल्यांकन, कि आप जो मूल्यांकन होता है उसके पता चलता है कि आपने जो शिक्षण विधि उपयोग की है वो छात्र के लिए उपयोगी नहीं रही है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही है। शिक्षण सामग्री जो होती हैं उसमें भी सुधार लाना है या उसमें परिवर्तन करना है, ये आपको मूल्यांकन से पता चलेगा। परीक्षा प्रणाली में भी आपको पता लगेगा कि परीक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए। इसलिए तो आपने देखा होगा कि मूल्यांकन के द्वारा जो है एक बार मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद परीक्षा प्रणाली में क्या किया जाता है, बार बार चेंज किया जाता है, क्योंकि कई बार जो है शिक्षा नीतियाँ जो है वो लागू करने में समस्या आती है, तो उसमें समय समय पर परिवर्तन आवश्यक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए दो जो विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने परिभाषा है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें क्या लाना, सुधार लाना। सुधार कैसे लाओगे, पहले निदान करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उपचार करोगे।
तो सबसे पहले आप देखिए उपलब्धि जानोगे। उपलब्धि जानने के बाद में आप क्या करोगे, निदान करोगे, और निदान के बाद आप क्या करोगे, उपचार। ये इसका क्रम है, और ये क्रम एक बार रीड में पूछा भी गया है। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, ये मूल्यांकन का मूल उद्देश्य है कि उसने कितना सीखा है, क्या सीखा है, उसको भी जानना और उसमें क्या करना, सुधार लाना। अगर उपलब्धि, केवल उपलब्धि जानना उपलब्धि परीक्षण का है, लेकिन उपलब्धि जानने के साथ साथ सुधार भी लाना, वो आपके क्या हो जाएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाएगा। रीट 2012 लेवल 1 ईवीएस की शिक्षण विधियों में, यानी कि पर्यावरण की शिक्षण विधि में पूछा गया है। प्रश्न हूबहू वापस रिपीट हुआ रीट 2021 लेवल 1 की ईवीएस की शिक्षण विधियों में। प्रश्न देखिए रीट 2015 लेवल 2 विज्ञान में पूछा गया था और वापस रिपीट हुआ रीट 2022 लेवल 2 विज्ञान में, यानी कि 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की, देखिए सीमा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, का पुष्टि पोषण। अब देखिए परीक्षा में पुष्टि पोषण लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण भी कह सकते हैं और प्रतिपुष्टि भी कह सकते हैं, यानी फीडबैक जो होता है वो प्रदान करना। बालक ने किस सीमा तक ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसका क्या करना है, पृष्ठ पोषण, यानी फीडबैक देने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, एक पृष्ठ पोषण देने की प्रक्रिया है। तो ये आपके रीट 2011 लेवल 1 साइकोलॉजी में पूछा गया है और रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 1 साइकोलॉजी में पूछा गया है। अब आप समझ सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाला है, रिपीट होने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना जो शिक्षण विधियों का टॉपिक वाइज कोर्स है, स्टडी विथ रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर, वो पीवाईक्यू है, उसमें आप पीवाईक्यू सोल्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। लेकिन उसकी आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी उसको जो है आप टेस्ट फॉर्मेट में भी हमने डाल रखे हैं। आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सीरियल से आप अटेंड कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़ा, उसके बाद आप ऐप पर जाइए, वहाँ पे उस कोर्स के अंतर्गत आप कीजिए। उसमें 31 रुपये उसका चार्ज है। अगर आप चार्ज देने में पॉसिबल नहीं है, 31 रुपये आप नहीं दे पाते हैं, तो आप कमेंट, वहाँ पर जो है हमें पर्सनल चैट का ऑप्शन है वहाँ ऐप के अंदर, वहाँ पर आप मैसेज कर दें कि हम जो है इस कोर्स को लेने में सक्षम नहीं है, हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपको निःशुल्क जो है वो प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है। उसके अलावा अब तक रीट 2011 से लगाकर रीट 2000 यानी कि आरटेट 2011 से लगाकर थर्ड ग्रेड 2022 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज तो नहीं है। वहाँ पर टॉपिक वाइज तो आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा रखे फ्री स्टडी मटेरियल में, लेकिन वहाँ पर पेपर वाइज उपलब्ध करवा रखे 51 रुपये में या 49 रुपये में। वो आप परचेज करके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रीट में कम से कम 50 प्रश्न जो हैं अब तक पूछे गए 5000 प्रश्नों का ये कोर्स है हमारा, उसमें से रिपीट होंगे, तो आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, तो छात्रों के ज्ञान की जांच। ये आपके रीट 2012 लेवल 2 एसएसटी की शिक्षण वीडियो में पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे थे उनके अनुसार क्या था कि छात्रों के ज्ञान की जाँच करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला है देखिए विद्यार्थी की प्रगति जानना, मतलब क्या उसकी प्रोग्रेस रही है, प्रोग्रेस क्या रही है, उसको जानना आपके रीट 2012 लेवल 1 हिंदी की शिक्षण वीडियो में पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे हिंदी भाषा में मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मूल्यांकन का जो है रीट 2021 लेवल 2 अलवर जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया। तो व्याकरणिक नियमों का ज्ञान, यानी कि हिंदी भाषा में अगर भाषा का कभी भी मूल्यांकन होगा तो वहां पर शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है, शुद्धता। और शुद्धता का ज्ञान हमें कौन करवाती है, व्याकरण। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शुद्धता। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ये कंप्लीट तरीके से हमने यहाँ पर इन 4 बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसके अंतर्गत हमने मूल्यांकन के अर्थ के बारे में पढ़ा है, विशेष परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, उसके अलावा विशेषताओं के बारे में, और अंत में हमने उद्देश्यों के बारे में पढ़ा है। पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जो है जितने भी इसके पार्ट आए, 2 से 3 पार्ट और आने वाले हैं, उन पार्टों को भी पूरा देखें, और उसके बाद कोई भी टेस्ट पेपर, कोई भी टेस्ट सीरीज आप जहाँ भी ज्वाइन कर रखी है वहाँ पर आप पेपर दे के देखें। निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आपने ढंग से हमारी क्लासें ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम बात करेंगे मूल्यांकन के चरण, मूल्यांकन के उपगम, मूल्यांकन के पक्षों के बारे में, और मूल्यांकन के संभवतः प्रकार के बारे में भी हम वहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। और आगे आने वाले 2 वीडियो में हम जो है इस टॉपिक को कल और परसों कंप्लीट करवा देंगे, और इस महीने के अंत तक ये कंप्लीट टॉपिक हम करवा देंगे, मतलब शिक्षण विद्या हिंदी की सारी कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद हम गणित की शिक्षण विद्या चालू करेंगे, और आपके नए टॉपिक जो साइकोलॉजी में जुड़े हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें इन क्लासों को।